हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। होप सो सब बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं जैसे कि बीएसएफ जेई का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बीच आपने जो है इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी भी करी थी, है ना। बहुत अच्छे से बहुत कुछ चीज़ें सीखी, और सीखी हुई चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं होती हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम में भी काम आएगा। अपकमिंग एग्जाम जैसे कि डीडीएस जेई में भी काम आएगा, और एसएससी जेई में तो 100% काम आना ही है। आज का ये जो सेशन है, हम बात करेंगे एसएससी जेई के लिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि नॉन टेक्निकल का ही केवल वेटेज की अगर हम बात करें, प्योरली केवल नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल का ही प्योरली वेटेज है 100 नंबर। उसमें से 50 नंबर रीजनिंग है, तो 50 नंबर आपका जीएस वाला, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। आज मैं कुछ बातें आपके लिए जो जरूरी हैं एसएससी जेईई के नॉन टेक्निकल पोर्शन से, टेक्निकल की बातें मैं करते रहूंगा आपका। इस तरह से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए जो एसएससी जेईई एग्जाम से जुड़े हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वो लाते रहूंगा। लेकिन आज मेरा जो काम है वो आपको बताना है नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए किस तरह से, क्या तरीका रहेगा कि हम उससे जो डर रहे हैं उस डर को खत्म किया जाए। चलिए बातें करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं थोड़ा सा आपको बताने की कि एसएससी जेईई में सब लोग जानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एसएससी की बात किया जाए, और मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो एसएससी में आप सब लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निकल की, मतलब कि प्री एग्जाम की, पेपर 1 में इसको कह देता हूँ। और जब पेपर 1 की बात किया जाए तो पेपर 1 में ही तो दो बातें होती हैं। एक बात होगी आपकी नॉन टेक्निकल और एक होगी टेक्निकल। और टेक्निकल की ही बात किया जाए तो ये है प्योरली 100 नंबर सिविल का, और ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ये रहेगा ऑब्जेक्टिव आपके लिए 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर। ओके। और जब बात करते हैं हम नॉन टेक्निकल की, ये सब लोगों को पता ही है, मैं बिल्कुल इस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता भी होना चाहिए। जो न्यू लर्नर भी है तो वो भी सिलेबस देख लेता है पहले, नेट नोट्स है ना, देखना भी पड़ेगा अपने लिए, अवेयर तो होना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें भी तो, नॉन टेक्निकल में भी तो 50 नंबर होगा रीजनिंग, आर फॉर रीजनिंग, और 50 नंबर होगा जीएस ये। और पेपर 2 आपके पास पता है ही आपको, पेपर 2 ये होगा आपका प्योरली सब्जेक्टिव, प्योरली सब्जेक्टिव, प्योरली सब्जेक्टिव, है ना। इसमें आपको पूरा का पूरा थ्योरी लिखना पड़ सकता है, डेरिवेट करना पड़ सकता है, या आपको कोई डिजाइन का क्वेश्चन करना पड़ सकता है, या कोई न्यूमेरिकल करना पड़ सकता है सॉल्व। तो ये तो सब्जेक्टिव की बातें होंगी। और आप ये भी जानते हैं कि जब तक आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होता है, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में आप नहीं आते हो, मतलब कि उसका पूरा कट ऑफ क्लियर नहीं कर देते हो, तो आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो पेपर 1 को पहले पास करना। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, एक जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके जाइएगा। एसएससी से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन मैंने आपको दिए हैं, एसएससी के रिगार्डिंग कुछ बातें की हैं, है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले कट ऑफ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ें। क्योंकि डियर स्टूडेंट, पिछले कट ऑफ देखा जाए तो अगर मैं जनरल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्री में लगभग लगभग 125 130 इस तरह से, 125 122 117 इस तरह से गया है। मतलब ये मान के चलो कि आपका टारगेट तो होना चाहिए 130 के ऊपर ही। सिविल की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो ज्यादा ही जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम सिविल की बात करें तो 130 के ऊपर का आपको टारगेट रखना है यहाँ पर, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 और पेपर 1 को मैंने ये वीडियो भी बनाया है, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें प्योरली आपको जो है ये बात एक इफेक्टिव वे में आपको समझाई गई थी, बहुत ही तरीके से, बहुत समय लगा कि मैंने एक बात समझाई है कि ये गलती बिल्कुल ना करें कि एक बार ऑब्जेक्टिव भी पढ़े और फिर पेपर आपका 2 का पढ़े। ऐसा नहीं, साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करो, सब्जेक्ट को पहले तरीके से पढ़ो, जो जो सब्जेक्ट आपके हैं। और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिनका ज्यादा वेटेज है, उनको तरीके से पढ़ो, जिनका कम वेटेज है उनके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, चल सकता है, क्योंकि टाइम कम है, नवंबर में आपका पेपर का डेट आ जाना है, ठीक है। चलिए इस बारे में मैं टेक्निकल का बारे में मैं अब आपको
को अलग से वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। आज मुझे नॉन टेक्निकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर देखिएगा हम जीएस की बात करते हैं, जो कि हमारे पास प्योरली 50 नंबर का है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जीएस में 50 नंबर है, क्योंकि डर सबको है, डर सबको है कि यार क्या पढ़े हम, क्योंकि यार एक्चुअली में कम नहीं होता 100 नंबर, है ना। 100 नंबर कम नहीं होता अपने आप में। अगर मैं यहाँ पर जब सिलेबस आपको दिखा रहा था तो आपने देखा था सर 100 नंबर यहाँ से हो गया और नॉन टेक्निकल भी 100 नंबर हो गया, तो हमारे पास 200 का होना है पेपर 1, 200 का। पेपर 2 जो होता है 300 मार्क्स का होता है। तो पहले तो आप ये तो क्लियर करो, 200 में से तो लाओ 130 140 नंबर तो लाओ, 130 तो लाओ, कम से कम 130 के ऊपर तो लाओ। तो ये तो आपके पेपर 1 के लिए जरा टारगेट करते हैं। पेपर 1 में जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके बारे में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, टेक्निकल वाले के लिए। लेकिन अभी आज मैं नॉन टेक्निकल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना कैसा है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बता, इंपॉर्टेंट टिप आपको ये दूंगा कि पढ़ना कैसे है। पढ़ अब देखिएगा चीजें क्या क्या जुड़ी है, जनरल अवेयरनेस से चीजें क्या जुड़ी हैं, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल जीएस जो हम कह रहे हैं, उससे चीजें क्या क्या जुड़ी हैं पहले उनको देख लेते हैं, बाद में उसका तरीका क्या रहेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन बिना पढ़े बिल्कुल मत जाओ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान को पढ़ लो। संविधान बनाने के लिए जो जो चीजें आपने ली हैं उसके स्रोत जो है, सोर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट के जो सोर्सेस है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए आपने कौन सी चीज कहाँ से ली है ना, कौन सी चीज कहाँ से ली है। जैसे भाषाएं हैं, या मान लेते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब सदन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, आर्टिकल, ये सब बातें कौन से देश से क्या ली गई हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत अथाह चीजें हैं, इसमें पढ़ लो। सारे के सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद, सब पढ़ लो, आता है क्वेश्चन। एक्ट जो भी अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल, 12 शेड्यूल्स के आपको पढ़ने हैं, है ना। तो पहले 8 थे अनुसूचियां, जो तुम्हारा शेड्यूल था वो 12 हो चुकी हैं। तो कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं संविधान में, इस सब पर क्वेश्चन आना है। ज्योग्राफी की तो भाई बात ही मत करो, ज्योग्राफी में तो इतना सारा चीजें हैं कि आप पूछो ही मत, सर पढ़े कैसे फिर। अब ज्योग्राफी में भी अलग अलग चीजें हैं, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक होगा इंडियन। सर कैसे पढ़े, इंडियन भी पढ़े या वर्ल्ड भी पढ़े, पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, खैर वो बाद में करते हैं, लेकिन होता ये है कंटेंट। कंटेंट के बारे में पहले देखते हैं कि क्या जनरल अवेयरनेस से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं जनरल अवेयरनेस में। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी कहा, उसमें मुख्यतम जो मैंने बात की, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके बाद, है ना। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, उसमें तुम्हारे पास महाधिवक्ता, है ना, उसमें न्यायाधीश, उसमें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, पढ़ने पड़ेंगे क्या। तो ये सारी बातें आपको इससे जुड़ी हुई है, पॉलिटी से जुड़ी हुई है। ज्योग्राफी में हो सकता है कि आपको पूछ रहे कि भाई सबसे वहां पर बताओ अमेरिका में, या आपसे पूछा जाए कनाडा में, या आपसे पूछा जाए कि भाई साउथ अफ्रीका में, बताएगा घास के मैदान के बारे में बताओ कि पंपास कहाँ पर है, कौन सा जगह पर है ना, कौन सी जगह पर है, किस जगह पर घास के मैदान है। या आपसे पूछा जाए कि आप बताइएगा यहाँ पर कि नदी, कोई भी नदी के बारे में पूछ ले, इंडिया में ही या भारत की बात करें या आप वर्ल्ड के बेस पर बात करें, बोले कि भाई बताओ कौन सी नदी कहाँ पर है, किस चीज से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बोल दे कि कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री एंगल पर जो है ये नदी रहती है, नील नदी है माना, तो कितने पर है। या कोई बंदरगाह है, कोई पोर्ट है, तो ये कितने डिग्री पर है। कई चीजें हैं इसमें, बहुत सारी तमाम। ये ज्योग्राफी तो भाई समंदर है, भूगोल तो समंदर है, नाम ही भूगोल है। इसमें आपके भूगोल के अंतर्गत ही जो है डियर स्टूडेंट, आपके बहुत सारे वन अभ्यारण्य आते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन अभ्यारण्य का मतलब है, सुनते रहेगा बिल्कुल, आप टेंशन न लें क्या सर आप कितना समय लगा रहे हैं,
सुनते रहिएगा। अगर ये सुनना है, अगर आप इस वीडियो सुन लोगे तो आपको जो है बहुत आसान रहेगा आगे पढ़ने के लिए। अभ्यारण्य का मतलब है कि बहुत सारे, जैसे कि आप देखने होंगे कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जैसे मैं देहरादून की बात करूँ उत्तराखंड की, और भी बहुत सारे पार्क होते हैं, नेशनल पार्क है ना, जो आपको जो आपके रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व है ना, इस तरह से। तो आपके वो भी क्वेश्चन इससे जुड़े हुए होते हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी डिस्कस मैं आपको करते रहूंगा आगे। खैर, तो ये तो हो गई ज्योग्राफी की बातें मोटे मोटे तौर पर। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई भी कभी बातें आपकी पूछी जाती हैं। उस 50 नंबर के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ, 50 नंबर के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ। पढ़ना कैसा उसकी बात मत करो, अभी मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि हाँ हमारे पास एरिया क्या है, एरिया क्या क्या है जीएस का। अरे जब तक आपको एरिया पता नहीं होगा, उस एरिया को कवर करने का सबसे मूल मंत्र क्या है वो लास्ट में दूंगा आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना आप, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरा एरिया की अगर हम बात करें जीएस में, तो इकोनॉमिक्स है डियर स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे भी आपके जो करंट क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स से, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन ज्योग्राफी से भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट बन रहे होंगे, जैसे कोई नई जो है परियोजना आप कहीं लाए होंगे, नया डैम कहीं लाए होंगे, तो वो सब ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। इकोनॉमिक्स के जुड़ी हुई क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पर जीडीपी में, जैसे कि ग्रॉस आपके पास जीडीपी के बारे में, या आपका जैसे अभी जीएसटी के बारे में, जो नए नए करंटली जो चीजें होती हैं देश में विदेश में, तो उन पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में भी। आपके पास डायरेक्ट कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये जीएसटी इनडायरेक्ट में आता है या डायरेक्ट में आता है, हम जो इनकम टैक्स देते हैं ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जो हम खाने पर देते हैं, माना कोई भी फूड आप ला रहे हैं, कोई भी आप गुड्स ला रहे हैं अपने लिए, तो उस पर कौन सा टैक्स वो लगता है। सेंट्रल टैक्स अलग होता है, स्टेट का टैक्स अलग होता है। अभी तो आपका जीएसटी आ गया, पहले क्या होता था बहुत सारे टैक्स अलग अलग जगह पे लगते थे, अब जीएसटी लगता है, वो बारे में बताऊंगा आपको। जीएसटी का मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट सेशन लूंगा जीएसटी करके पूरा, क्योंकि हर एक आदमी को अभी भाई जो प्रेजेंट सिनारियो है जीएसटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वो सारी बातें पता भी होना चाहिए किसी भी आदमी को, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडियन ह्यूमन, भारतीय नागरिक होने के लिए, होने के बावजूद आपको पता नहीं है तो भाई छोड़ दो, फिर पता होना चाहिए, पेपर के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना। तो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ आपसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में तो भाई फिर से अथाह चीजें हैं। हिस्ट्री में भी प्राय विद्यार्थियों आपके क्या होता है कि यहाँ पर 3 जगह पर हिस्ट्री पूछी जाती है, 3 पार्ट में। एक होता है आपका प्राचीन, एंशियंट जिसको कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन, जिसमें तुम्हारे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जब हुई थी भारत में कभी, उससे जुड़े भी। अब वहां पर वो किस देवता की पूजा करते थे, अब वहां पर वो खेती करते थे या नहीं करते थे, वो सब बातें तमाम इससे क्वेश्चन पूछे गए। ये जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, मैं प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से कर रहा हूँ जो आए हुए हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी आते हैं डियर स्टूडेंट मध्यकालीन। मध्यकालीन का मतलब मिडवेल, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इस दौरान फिर अब आपके क्या हो चुके थे, अभी अशोका ये लोग आ चुके थे, अशोका द ग्रेट है और तुम्हारे कई सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी थी। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, वो है तुम्हारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, यहाँ से राजा महाराजा आना शुरू हो गए थे, यहाँ से अब आपके जो है मुगल पीरियड शुरू हो गया था, कई सारे एम्परर आए देश में, है ना, कई सारे बादशाह आए, है ना, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, है ना, शेरशाह सूरी आए, कई सारे अलग अलग एम्परर का राज चलते गया। उनकी कुछ खूबियां रही, कुछ ड्रॉबैक भी रहे, किन्हीं की कई राजाओं की बहुत सारी क्रूरता भी रही, अच्छाई भी रही। तो उस सब बातों पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी लड़ाई कहाँ पर भी, पानीपत, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये आपका आधुनिक भारत के बाद, मध्यकालीन के बाद शुरू हो जाता है वो सारी चीजें। इसमें तुम्हारा फिर क्या होता है, आधुनिक की अगर हम बात करें पॉलिटी में भैया, और ये हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा बहुत जुड़ जाती है कहीं कहीं, जब हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपकी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं साथ में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत सारे रूल हैं वही हमारे संविधान में जो है जोड़े गए हैं, उन्हीं में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो वहां से थोड़ा सा दोनों चीजें जुड़ जाती है। वो खैर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा याद आ रहा होगा। खैर
तो आधुनिक भारत जी स्टूडेंट का अब देखिएगा यार, मैं यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ भी नहीं बोल सकता कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन मैंने जो पेपर को देखा है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहां पर आधुनिक भारत में से क्वेश्चन काफी आया है। पर ऐसा नहीं है कि प्राचीन से नहीं आया है, प्राचीन से भी आया, लेकिन आधुनिक भारत से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए खैर, तो हिस्ट्री की भी बातें मैं आपसे करते रहूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या तरीका रहेगा, वो सब बातें कहूंगा। तो मैं केवल अभी एरिया को डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या एरिया आपको जाना है। उसके बाद ये स्टूडेंट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का एरिया की बात करें डियर स्टूडेंट, इसमें फिजिक्स जुड़ता है, फिजिक्स जुड़ता है ना, फिजिक्स जुड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद आपका साइंस जुड़ेगा, सॉरी केमिस्ट्री जुड़ेगा, केमिस्ट्री जुड़ेगा। और केमिस्ट्री की बात करें तो बायो जुड़ेगा, बायोलॉजी जुड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत एक होता है कि सर फिजिक्स पढ़े हम, केमिस्ट्री पढ़े या बायोलॉजी पढ़े। बायोलॉजी को आप लाइफ साइंस भी कहेंगे यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइफ साइंस, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने ये देखा है पिछले प्रीवियस ईयरों के पेपरों के अंदाज में कि लाइफ साइंस ये जो चीज है ज्यादा पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि इनको पता रहता है कि जो इंजीनियर है, ये जो इंजीनियर है, ये जो डिप्लोमा करके, ये डिग्री करके आ रहा है, ये फिजिक्स का महारथी होता है। ऑप्टिक्स के बारे में पूछ लेगा, लेंस के बारे में पूछ लेगा, नहीं बता पाओगे, बता लोगे तो फोर्स के लॉ बोल देगा, न्यूटन्स के लॉ। तो ये फिजिक्स के बारे में कम आता है क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी आते हैं इक्के दुक्के क्वेश्चन, कुछ आपके जो है ना, कुछ केमिकल नेम दे देगा, बोल देगा कि भाई बताओ जरा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कि कुछ आपको नाम दे दो, उनके केमिकल नेम पूछ लेगा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री से भी थोड़ा देर के लिए हटा दो। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी, तो इससे क्वेश्चन काफी डेप्थ पर भी पूछा जाता है, तो उसकी बातें हम बाद में करते हैं। लेकिन बायोलॉजी मतलब कि जो लाइफ साइंस है, उसमें जैसे कि आपके पादप जो होते हैं, पुष्प, फ्लावर, उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसके बारे में काफी पूछा जा सकता है। ह्यूमन के बारे में, मेल और फीमेल, इसके सारा का सारा जो सिस्टम होता है बॉडी का पूरा, वो सब चीजें पूछी गई भी है और पूछी भी जाएंगी। चलिए, ये तो एरिया हो गया डियर स्टूडेंट आपका यहाँ तक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है, सबसे ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहता है, और बाद में एग्जाम से लास्ट टाइम पर जो रटते हैं लोग, और वो करते हैं करंट अफेयर्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये है करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का एरिया की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का एरिया जो है वो ये है। करंट अफेयर्स का एरिया जो है डियर स्टूडेंट वो ये है। इसमें भी एक दो एरिया मैंने मिस किए हैं, मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बताया है कि ये एरिया आपको सबसे पहले 98% का जो एरिया है वो ये एरिया है। 98% का जो एरिया है वो ये है। अब देखिएगा एरिया को समझते हैं। सबसे पहले आपके राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अफेयर मतलब कि भारतीय, पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, एसएससी जे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठे तो ये उत्तराखंड के आपके करंट अफेयर के बारे में पूछ ले, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर नेशनली जो करंट अफेयर होगा, नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा वो ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखिएगा इस बात को। राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डियर स्टूडेंट। हो सकता है कोई समझौता हुआ हो, किन्हीं दो देश के बीच में कुछ बातों के समझौता हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में हो गया, माना जो आपके कंट्रोल लाइन है ना, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, उस पर कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि विवादित एरिया है, डिस्प्यूट है, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ आपका समझौता हुआ हो, क्या पता चीन से हुआ हो, क्या पता नेपाल से हुआ, तो वो सारी चीज मतलब कि नेशनली करंट अफेयर्स जो है वो आपको जुड़ा रहना है। ये तो हो गया बात तो खत्म। अपॉइंटमेंट, जैसे कि अपॉइंटमेंट का मतलब है, जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है महिला का, और आप जानते हैं ये बात भी कि भाई जो आपकी आदिवासी में अगर कहा जाए तो सबसे पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और इनकी जगह जो रेजिग्नेशन हुआ है किनके स्थान पे हुए हैं, गोविंद नाथ जी के, समझते हैं बात। तो रेजिग्नेशन किस किस का हुआ, इस्तीफा, और आपका अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर राज्यपाल का हो सकता है, राज्यपाल पूछ ले कहीं का, गोवा का पूछ ले, आपका उत्तराखंड का पूछ ले, इस तरह से। अब आते हैं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है पुरस्कार। अब पुरस्कार का तो भैया अभी देखो आप, कई सारे गोल्ड आए अभी आपके इंडिया के लिए, कई सारे आपके कांस्य पदक आए, रजत, ये सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार का एसएससी का गारंटी लिख लो मेरे साथ, लिख के ले लो,
कितने गोल्ड आए हैं, कौन कौन लाए हैं, किस चीज में लाए हैं, है ना, ये क्वेश्चन पक्का आना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे इस बार के पुरस्कार। जितने भी एग्जाम अभी आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पुरस्कार तो आने ही आने हैं, पुरस्कार तो आने ही आने हैं भाई, ये सच है, इसलिए इनको तुम नकार नहीं सकते, इग्नोर करके नहीं जा सकते, तो पुरस्कार पढ़ के जाना है। शिखर सम्मेलन, बहुत सारे देशों के साथ जो भी आपके समिट हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। गवर्नमेंट स्कीम मतलब कि सरकारी योजना जो भी हुई है अभी तक और अभी चल रही हैं या अभी होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। सरकारी स्कीम, सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम। और नेक्स्ट आपका जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, जीडीपी बताओ, जीडीपी तो आपको पूछना ही है, जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, अलग अलग चीजें होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बैंकिंग, जीडीपी होता है ना, एक जीएनपी भी होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई हर साल। जीडीपी, जैसे कि जीडीपी की बात किया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और जीएनपी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जीडीपी और जीएनपी आपका अलग चीज है। इसी से आपका टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में भी यहाँ से आपका पूछा जा सकता है, जीएसटी के बारे में भी, ये करंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई सवाल, बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल, डियर स्टूडेंट, बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल आपके ये सब करंट अफेयर में। डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस फोर्स के क्षेत्र में आप जानते हैं, जैसे कि अभी आपका जो है अग्निवीर, जो ये जो स्कीम चली अग्निवीर, जो आपके बहुत सारे जो है, इतने सारे लगभग लगभग कितने हैं आपको पता होगा, इतने सारे फौजियों का जो है चयन होना है अभी, उसके बाद 4 साल का वो अल्टीमेट वो है उनका, और उसके बाद उनका वो होना है, निरस्त होना है। तो वो सारी उस बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी एनालिसिस करो फिर, है ना। तो ये डिफेंस का करंट अफेयर हो गया। बुक, किताबें जो है, किताबों में देखिएगा डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट किताबें जो है वो अलग हैं, और जो करंटली आई होंगी, हो सकता है कि प्रणब मुखर्जी की किताब पूछ ले, अब्दुल कलाम जी की किताब पूछ ले, महात्मा गांधी जी की किताब पूछ ले, या हो सकता है कि कोई आपके निशंक जी की किताब पूछ ले। कई सारी किताबें आए, बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी जो लोग हमारे देश में, उनकी किताबें हैं, उन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो पढ़ लो। कई बार आ रहा है अब्दुल कलाम की तो 2-3 किताबें बार बार पूछी जाती हैं, विंग्स ऑफ फायर 1-2 अलग अलग पार्ट, है ना, सपनों की उड़ान, इस तरह से। तो अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी एक लिस्ट निकाल दो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एरिया मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इसमें से और भी एरिया हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ एरिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट। अब पता लगा इंपॉर्टेंट डेट में आपका जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथि हो सकती है ना, तो वो सब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब देखिएगा, ये तो मैंने जीएस की बातें करी हैं डियर स्टूडेंट, ये मैंने केवल जीएस की बातें करी हैं, केवल का केवल ये पार्ट भी जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर्स और ये भी जीएस का पार्ट जुड़ा हुआ था। ये मैंने अभी जीएस का पार्ट, जीएस का एरिया कवर किया है, ये था जीएस का एरिया। ओके, अब बात करते हैं यहां पर हम रीजनिंग का एरिया को डिस्कस करते हैं, रीजनिंग का एरिया को डिस्कस करते हैं। अब रीजनिंग का एरिया में बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर स्किप की हैं, मैंने केवल आपको वो चीजें बताएं जो सबसे पहले आपको पढ़ना है और सबसे ज्यादा कमांडेड करना है आपको इस जगह पर, इस जगह पर सबसे ज्यादा कमांड करनी है। अब मैं आपको ये बस अभी बता रहा हूं कि एरिया ऑफ रीजनिंग कहां कहां तक रीजनिंग का एरिया जो है जा सकता है, लेकिन ये बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि इन सभी के लिए नॉन टेक्निकल का जो पार्ट अभी तक मैंने बताया, उसके लिए सबसे परफेक्ट तरीका क्या है तैयारी करने का, वो लास्ट में आ रहा हूं। तैयारी करने का तरीका क्या है लास्ट में, वो बताऊंगा लास्ट में, चलेगा। तो सबसे पहले जैसा कि डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर कभी कह रहा हूं, पूछ लेगा कि एक आदमी है अमन करके, वो उसके दाएं पर 5 मीटर पर बैठा है, फिर वो लेफ्ट जाता है, फिर इधर राइट जाता है, बताएगा इसके और इसके बीच की दूरी क्या है। वो 5 मीटर दे देगा, 6 मीटर दे देगा, बोलेगा इस दूरी को बताओ, तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ऐसे ही कुछ डायरेक्शन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मिरर इमेज दे देगा, एक बॉक्स बना देगा, बोलेगा उल्टी साइड क्या बनेगा, मिरर इमेज। नंबर ऑफ ट्रायंगल बना लेगा, बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे, ऐसा बना देगा, ये लो ऐसे, है ना, ऐसा बना लेगा, ये लो ऐसे, ऐसे बना देगा, ये लो। अब बताओ कितने ट्रायंगल बन गए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको गिनना है। ये एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, ये आप ट्रायंगल में आपको यहाँ पर क्यों, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल या स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोनो बात थोड़ी है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर सिस्टम,
है ना, नंबर सिस्टम वो तो आप पढ़ के आते ही है ना। जैसे बोल दिया कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती तक कितने जो है प्राइम नंबर हैं, कितने आपके सम नंबर विषम नंबर है, मतलब इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो इस तरह से आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक। डाइस, डाइस तो आपको पढ़ना ही है भाई, पांसा जिसको कहते हैं। ये लो, 2 पांसे फेंके गए तो आपके 6 नंबर आने की जो है क्या पर आएगा प्रोबेबिलिटी, इस तरह की 6 है, 4 है, इस तरह से ना डाइस। नेक्स्ट आते हैं ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन क्या हो जाएगा, बोलेगा ये मेरे मामा की लड़की है, इसके मामा के मामा के मामा के मामा के नाना के नाने के नाने का ये क्या लगा ये बताओ सर, ऐसा भी होता है क्या मतलब पगला जाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं है। बोलेगा इसके मामा की लड़की का लड़का के लड़के नाना, ये क्या था, लास्ट में बोलेगी ये क्या लगेगा बोलोगे सर छोड़ ही दो इस क्वेश्चन को, तो बेटा ऐसा नहीं करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ ये बस मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता है, जैसे कि बोल दिया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे इसका भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है करने का। अब आप दिमाग में वहीं पर जाके कोई पेपर में जाके ही करने की कोशिश करोगे, ये सच है कि आप इस क्वेश्चन को आप घर पे आके बढ़िया से कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता इतना सोचने का। पेपर में आपके अगर पहले से उसकी ट्रिक पता है, उसका प्लान पता है पहले कि हाँ पहले ऐसे करना है, लड़के को मान लो आप पॉजिटिव, लड़की को मान लो नेगेटिव, इस तरह से तरीका होता है, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन न ले। तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है कि हाँ ये चाचा निकलेगा, ये चाची निकलेगा, ये मौसेरा भाई निकलेगा, ये सौतेला भाई निकलेगा है? तो ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है। क्लॉक, क्लॉक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्लॉक की बातें करते हैं। ऑब्वियसली क्लॉक से तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा अगले एक हफ्ते के बाद, अगला क्या, एक हफ्ते के बाद मतलब कि 10 दिन के बाद क्या कौन सा डे होगा। क्लॉक और कैलेंडर दोनों साथ साथ लिख देता हूं, क्लॉक और कैलेंडर। तो क्लॉक से आपका बोल देगा कि भाई घड़ी की सुई आपके यहाँ पर पहले आपका 10 से इस पर है, कितने एंगल का डिग्री बनाएगा, इतने एंगल पर है तो क्या बज रहा होगा, वो सब बातें आपसे पूछ जाएंगे। कैलेंडर वही अगेन आपका पूछ लेगा कि भाई इस दिन में क्या बार आने वाला है। नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब वही चीज है, आपसे बोलेगा इधर अमन बैठा है, इधर रमन इधर जो है समन बैठा है, इधर जो है निधि बैठी हुई है, इधर सर सुमन बैठा है। अब बोलेगा इसके राइट में बैठा, इधर लेफ्ट बैठा, तो ये किसके लेफ्ट में बैठा है, इस तरह के क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस नहीं होगी तो वही जो अपना आप घुमाते रहोगे दिमाग, ये अमन मेरा दोस्त था, इधर समन मेरा मित्र था, इधर मेरा ये दुश्मन था, इनको इधर उधर घुमाते रहोगे। लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस आपको मोर एंड मोर करनी पड़ेगी। अलजेब्रिक रिलेशन, अलजेब्रिक रिलेशन का मतलब है ये स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आप एक क्वेश्चन दे देगा 2 भाग लिख गया 4, इस तरह से गुणा 5 दे देगा, प्लस यहाँ पर इस तरह से प्लस 6 माइनस 2 इधर दे देगा। अब ये क्या करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए पिछले बारों में, इसमें बोलेगा कि प्लस के साइन को आपको भाग करना है, इसे इन्वर्ट प्लस इन का ट्रांसफॉर्म इन भाग डिवाइड, गुणा को करना है प्लस को कर देना आप, प्लस को कर देना आपको, प्लस को तो गुणा कर ही दिया है, माइनस को कर देना, ये बोल देगा आपको माइनस को करना है गुणा, इस तरह से। तो वो चेंज करने पड़ेंगे आपको साइन पर, वहां पर लगाया होगा बॉड मास रूल, बॉड मास रूल लगाना फिर पड़ता है। बॉड मास पहले आपको भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, तरीका होता है, फिर प्लस करना होता है, फिर जाके नेगेटिव करोगे आप, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करोगे आप। तो ये आपके अलजेब्रिक रिलेशन है। तो ये आपके रीजनिंग का एरिया मैंने आपको कवर अप किया है, ये मैंने रीजनिंग का एरिया कवर अप किया है। ओके, ये रीजनिंग का एरिया कवर अप किया है। अब मुझे एक डाउट हो रहा है सर, ठीक है आपने बहुत अच्छे से हमें एरिया कवर करा दिया पेपर 1 के लिए कि हाँ टेक्निकल ऑब्जेक्टिव आएगा 100 नंबर का आएगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल 50-50 नंबर का आएगा, रीजनिंग प्लस जीएस, आपने बहुत अच्छे से हमें जो है एरिया कवर करा दिया, हमको बहुत अच्छे से लगा सर ये सब समझ के। लेकिन ये नहीं बताया कि अब हम पता कैसे करें, इन चीजों को पढ़ा कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हमें टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। इसके लिए हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज को जहां फोकस करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपके पास समय कम है, इसमें आपका टेक्निकल का भी आपको पढ़ना है, प्री प्लस मेन दोनों को एक साथ लेके चलना है, प्रैक्टिस भी करनी है टेक्निकल की भी, इतने सारा सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, है ना, क्वेश्चन भी करने हैं आपको। तो तरीका एक ही है, आपको PYQ की मदद से ही पता लगता है। ये PYQ है, क्या है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कम से कम, ज्यादा नहीं, जैसे ही अगर आप 5 साल के भी पेपर करते हो, मैं ज्यादा नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा मैं ज्यादा, मैं केवल 5 साल के पीछे की बात करूंगा। 5 साल में सबसे पहले उठाओ आप 2020 वाला पेपर, 2020 वाला SSC जेईई का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ डियर स्टूडेंट,
मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन कर चुका हूँ, टेक्निकल की बात करूँ, नॉन टेक्निक किया है, लेकिन नॉन टेक भी किया है, सर लोगों ने करा है एक पेपर तो आपको। तो 2020 की अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई, तो इसके भी अलग अलग सेट हुआ है। मान लेते हैं कि एक सेट 1 हुआ है, सेट 2 हुआ है, सेट 2, जितने भी सेट हुए हैं इन सबको सॉल्व करो। पहला तरीका। ऐसे ही 2019 का करो, ऐसे जितने भी सेट हुए, ऐसे ही 2018 का करो, 2017 का करो, 2016 का करो, 2015 तक करो। इस दौरान तो आपके ज्यादा सेट नहीं होते थे, लेकिन इस दौरान तो आपके 3-3 सेट कम से कम मिलेंगे, 2 सेट तो मान के चलो आप। तो कितने हुए, 4 दुनिया 8-10 पेपर तो ऐसे ही हो गए यार, 8-10 तो पेपर तो यहीं तक हो गए आपके। तो अगर आप 10 पेपर या ज्यादा नहीं सेट लगा के अगर मैं कहूं, कम से कम अगर आप 8 पेपर या 5 पेपर भी शुरू में कर लोगे, पहले तो वैसे भी आपका एक सेट, जब 2020 का एक भी सेट आप कर लोगे, 1-2 सेट कर लोगे, वहीं से आपको फील आना शुरू हो जाएगा कि भैया पूछ क्या रहा है यार, किस एरिया तक आपको जाना है। और ये मैं सच कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आप इस प्लानिंग के साथ जो मैं बातें कर रहा हूँ अगर इसके हिसाब से चले तो आप बहुत फायदे में हो। नहीं तो देखो डियर स्टूडेंट, दिमाग में टेंशन तो बना ही है कि यार 100 नंबर कैसे कवर अप किया जाए। और एज ए इंजीनियर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको एक बता दूं एक बात, सीक्रेट बात, अगर आप एज ए इंजीनियर इस तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि सर हम इंजीनियर हैं, हमारी मैथमेटिक्स बहुत तकड़ी होती है और हम वहीं पर पेपर में ही जाके कर लेंगे रीजनिंग, तो आप अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये फालतू की चीजें हैं, इस तरह से जो है इस चीज को हटा दो दिमाग से कि हम एज इंजीनियर हम वहीं पर रीजनिंग को टैकल करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे पता है आपको सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन आपको घर में दिया जाए वो पेपर, तो आप कर सकते हो, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इधर उधर से दिमाग इधर उधर से लगा के, गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, डिग्री करके आ रहे हैं, तो आप गारंटी उस पेपर को कर दोगे। रीजनिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन डियर स्टूडेंट वहां पर नंबर ऑफ मिनट्स, जो टाइम का जो कंज्यूमेंस वो है, शॉर्टेज बहुत तकड़ा है, क्योंकि 100 नंबर हैं, 100 नंबर हैं। आपको पता है टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे। 10 से 12 होगा, 8 से 10 होगा, 2 घंटे। 2 घंटे के टेक्निकल के क्वेश्चन को घुमाएं या नॉन टेक्निकल को घुमाएं, क्योंकि नॉन जो टेक्निकल 100 क्वेश्चन है वो भी घुमाने हैं, रीजनिंग भी घुमाना है, जीएस भी घुमाना है, तो भैया कैसे घुमाओगे? उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए, और वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता लगेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये थीम बन जाएगा दिमाग में कि हमारे एबीसीडी वालों को कैसे टैकल करना है, नंबर सिस्टम वालों को कैसे करना, डाइस कैसे कर रहा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको गारंटेड है। मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर आप सच में 10 के 11 पेपर अगर यहां से कर लेते हो, सच बता रहा हूं, आपको किसी अलग से रीजनिंग की किताब लेने की भी जरूरत नहीं है। सच में कह रहा हूं, आपको अलग से जीएस की किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने इतने प्रीवियस ईयर भी कर लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जो चीज स्मार्ट स्टडी कहती है उसी के हिसाब से चलो। आप पता लग रहा है कि आपने इतना मोटा मोटा जो है ले लिया, क्वालिटी का किताब ले लिया अलग अलग जो है अच्छे राइटर का, रीजनिंग का इतना मोटा ले लिया वो किताब, जो है कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करो, बस अगर मेरी माने तो एक काम करो भाई, एक काम करो, ठीक है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक किताब ले लो एसएससी जेईई का, जिसमें कि आपके लगभग 10 पेपर, कम से कम 10 पेपर सॉल्यूशन किया गया हो, 10 पेपर सॉल्व की, 10 पेपर सॉल्यूशन की एक किताब ले लो एसएससी जेईई प्रीवियस में, जिसमें कि नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों की दोनों हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपको किताब मिल रहा है, वो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप चाहते हो कि सर कौन सी बेस्ट रहेगी, तो इस बारे में अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी किताब सर सही रहेगी। मेरे साथ यहाँ पर पर्सनल पर भी बात कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में भी जोड़ सकता हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर जो है आप टेलीग्राम में सबसे पहले जुड़े, टेलीग्राम में ज्वाइन करें, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सिविल इंजीनियरिंग जेईई, लिंक दिया रहेगा आपको, टेंशन न ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपको लेक्चर के ही, वीडियो के ही, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एई, यहाँ पर मेरे साथ बात करें कौन सी बुक सही रहेगा, क्या रहेगा, वो सब मैं अपने अनुभव के बेस पर आपको बता दूंगा। लेकिन नॉन टेक्निकल का जो प्योरली जो आपको तरीका मैंने बताया, ये आपका 100% जो है कारीगर साबित होगा, ये बता दे रहा हूं मैं आपको, 100% कारीगर साबित होगा। लेकिन इसके लिए डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, तरीका कैसे पता लगेगा, तो वो है एक मात्र मूल मंत्र PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने तैयारी के साथ लगाते चलो, एक तरफ तो अपना पढ़ते रहो, जो आपका चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, या जो
आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन साथ साथ आप PYQ लगाते चलो एक दिन में, है ना। हर एक दिन में जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हो सकता है कि एक दिन में 2 दिन में आप 2010 का पहला सेट ही कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप एक दिन में शुरू में एक दिन में एक ही सेट कर पा रहे हो, पूरे दिन में एक लगा दिया आपने, एक ही सेट कर पा रहे हो, ये 2 दिन में लगा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका कंप्लीटली फील हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन करना तरीके से, ऐसा नहीं कि ABCD करते जा रहे हो, सॉल्यूशन करो बढ़िया ढंग से तरीके से। तो एक सेट जैसे ही आप यहां से कर लोगे, पहला सेट मान लेते 2020 का, तो उसी से आपको फील आना शुरू हो जाएगा कि यार जीएस के किस एरिया से जो है कवर अप ज्यादा किया जा रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से एरिया कवर अप हो रहे हैं। और आपको गारंटेड है इन्हीं में से कुछ होंगे जो मैंने आपको बताया है, कुछ इनमें से होगा, जीएस का भी जो एरिया बताया इनमें से होगा, इसमें से होगा। तो एक पहले आपका पूरा थ्योरी जब बन जाएगा, जब आप 5-7 सेट कर लोगे, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5-6 सेट जब आप कर लोगे, तो आपको एक थ्योरी बन जाएगी दिमाग में कि हाँ मुझे इस एरिया तक कवर अप करना है। और जैसे ही वो दिमाग में आपके, जिस दिन वो दिमाग में बन जाएगा कि हाँ इतना पढ़ना है मुझे, उस दिन अब क्या करो, उस दिन क्या करो, अब क्या करना है, उस दिन उस एरिया को भाई कमांड करना शुरू कर दो। जैसे कि मान लेते कि करंट अफेयर का कौन कौन सा जोन को आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नेट से निकाल के, है ना, नेट से निकाल के उसका जो एरिया, जैसे करंट अफेयर का जी चीजें हैं उसको फिर लिखना शुरू कर दो, उनकी PDF को पढ़ना शुरू कर दो। इंटरनेट पे तो क्या चीज नहीं है यार आजकल, क्या नहीं है बताओ, है ना। कुछ एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकते हम कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इंटरनेट पे क्या नहीं, यूट्यूब में ही क्या चीजें नहीं है। तो ये खाली बहाने हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इतनी सारी चीजें हैं। पूरा इंटरनेट का जो ये जो क्रांति है ना इंटरनेट की, तो उसका फायदा उठाओ ना, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन जितनी भी चीजें जो है मैंने आपको बताई, होप सो आप शायद इससे संतुष्ट है। और नहीं भी अगर कुछ भी चीज अगर आपको डाउट लगता है SSG के रिगार्डिंग, नॉन टेक्निकल की मैंने केवल आज बात की, टेक्निकल की नहीं की है। टेक्निकल के लिए भी अगला वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए, छोटे छोटे वीडियो जो है आपके कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए कि हम कर सकते हैं, सर के साथ एक एक चीज को देखते चलें तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बनाते रहूंगा, टेंशन ना लें। तो अभी आप इसको देखिएगा, नॉन टेक्निकल की जो मैंने बातें कही और उसका तरीका एक ही है, ठीक है, वो बता दिया मैंने। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट उसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।